तो कुछ दिनों पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किया था जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसी पोस्ट के कमेंट से मुझे टॉपिक मिला कि क्रिएट अ वीडियो ऑफ बिग ब्रेन को और इक्लिप्स नोवा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में दिखाए गए सारे कंटेंट उसके रिस्पेक्टिव ओनर ओन करते हैं और मैं ये बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि इस कंटेंट को मैं ओन करता हूँ। इसके अलावा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिससे सिर्फ कुछ ही लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैंने बताया कि उस वीडियो को कैसे देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ना जाने कितने ही सालों से हम इंसान इस धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, पर इस अनंत काल में हमेशा ही एक क्वेश्चन उठ के आता है कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम यहाँ एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें यहाँ एग्जिस्ट कराती है। साइंस का इस बारे में कुछ और कहना होता है और जो लोग धर्म में मानते हैं उनका कुछ और कहना होता है। धरती, आकाश, बादल, सूरज, ये एग्जिस्ट तो वहाँ पे करते हैं, और साइंस ने आज ये भी फिगर आउट कर लिया है कि कैसे ये सारी चीज़ें सिंक में काम करती हैं, कैसे ग्रेविटी सिंक में काम करती है। और इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का कहते हैं। क्या जो साइंस कह रही है वो सही है, या फिर जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो सही है, या फिर दोनों के दोनों सेम चीज़ें कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसा है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एज वेल एज और रिलीजन, और आई शुड से और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। बर्थ ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू साइंस। ऐसा कहा जाता है द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड द मोर वी गेट टू नो अबाउट द यूनिवर्स द मोर वी फाइंड आउट दैट वी नो नथिंग अबाउट इट। वैसे तो यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर साइंस के पास भी कई सारी थ्योरीज हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी इज द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी एक टाइनी हॉट एंड डेंस पॉइंट की तरह, जिसे साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये ऐसी कंडीशन होती है या फिर स्पेस में ऐसी जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे फिजिक्स के कोई भी लॉ काम नहीं करते। ये सिंगुलैरिटी साइज में बहुत छोटी सी होती है, मानो किसी ब्लैक होल की तरह, सिर्फ कुछ मिलीमीटर बड़ी। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती थी बहुत पहले, बिग बैंग होने के भी पहले। एंड ये जो सिंगुलैरिटी थी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि इस सिंगुलैरिटी में इतने छोटे से साइज में पूरी यूनिवर्स की एनर्जी प्रेजेंट थी, और ये बहुत ज़्यादा चार्ज था इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और इसलिए जब आज से कुछ 13.8 बिलियन ईयर पहले ये टाइनी सा पॉइंट वायलेंटली एक्सप्लोड हुआ, और इसी में से निकले थे द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, मैटर एंड स्पेस। फॉर्म हुआ था व्हाट वी कॉल टुडे और यूनिवर्स। सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज, ऐसा नहीं है कि स्पेस बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। इनका ये मानना है कि बिग बैंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेस में नहीं हुआ, इट हैपेंड व्हेन द सिंगुलैरिटी एक्सप्लोडेड एंड दिस एक्सप्लोजन लेड टू द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ, लेड टू द क्रिएशन ऑफ स्पेस इटसेल्फ। स्पेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, सिंगुलैरिटी थी जो एक्सप्लोड हुई तब जाके स्पेस बना। अब इस वायलेंट एक्सप्लोजन के बाद इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि पूरे स्पेस में हीट फैल गई, और वो इतना ज्यादा हॉट था कि वहाँ किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, अगर हमारा यूनिवर्स इतना ही ज्यादा हॉट था तो ये प्लेनेट, स्टार्स, क्लाउड्स, नदियां, मैं, तुम एग्जिस्टेंस में आए ही कैसे? वेल, इसका आंसर है इन्फ्लेशन। बट वेट, ये वह महंगाई वाला इन्फ्लेशन नहीं है, ये कोई और ही इन्फ्लेशन है जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना है जस्ट आफ्टर द बिग बैंग द यूनिवर्स वाज यंग, एज यंग एज 1 ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकंड। तब द यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपैंड। ये कोई ऐसा वैसा एक्सपेंशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन थ्योरी ये एक्सपेंशन इतना ज्यादा फास्ट था कि मैनी साइंटिस्ट क्लेम करते हैं दिस एक्सपेंशन वाज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। एंड इट काइंड ऑफ मेक सेंस आल्सो, बिकॉज जस्ट थिंक उस छोटे से सिंगुलैरिटी में इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जी थी, और वह कितनी ज्यादा एनर्जी रही होगी उस छोटे से स्पेस में कि बाहर आना तो लाजमी था। And obviously the speed was supposed to be this much, but this what the scientists say. And the very fun fact is no one knows what happened before the Big Bang, because the theory says ये जो भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसे आज हम मानते हैं, एंड इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जिसे आज हम फॉलो करते हैं, वो भी बिग बैंग के जस्ट बाद से शुरू होती है। मतलब सिंगुलैरिटी के पहले क्या था और सिंगुलैरिटी कहाँ से आई, इसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर अब जो सोचने वाली बात है, इस एक्सप्लोजन के बाद जिस स्पीड से इस यूनिवर्स का मैटर, एनर्जी और ये सब कुछ फैल रहा था वाज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और इनिशियली इट वाज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सो क्योंकि ये सारी चीजें इतनी तेजी से फैल रही थी, जस्ट इमेजिन ये सारी चीजें कितनी ज्यादा दूर जा रही हैं। दैट्स द रीजन आज यूनिवर्स एक्सपैंड होकर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम यूनिवर्स के एक छोर क्या मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट यूनिवर्स में हम जहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं वहां से कहीं दूर जा सकते। दूर भी कहाँ जाओगे कुछ पता ही नहीं है, कहाँ अंधेरा
है कहाँ शुरुआत, जो है वही है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्योंकि चीजें इतनी रैपिड स्पेस में एक्सपेंड हो रही थी, स्पेस में एक हॉटनेस क्रिएट हो गई, वो भी ड्रामेटिकली कूल डाउन होने लगी अंटिल इट रीच अ पॉइंट जहां ये इन्फ्लेशन स्लो हो गया, स्पेस का कूलिंग डाउन स्लो हो गया। और फाइनली इस बिग बैंग के बाद आता है हमारी यूनिवर्स के क्रिएशन के दो इंपॉर्टेंट एरा, द रेडिएशन एरा एंड द मैटर एरा। और अगर मैं इन दोनों एरा को आपको समझाने बैठूंगा ना तो घंटों बीत जाएंगे और एक वीडियो क्या 10 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। बट अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो एराज थे जिसकी वजह से हमें साइंस के बिल्कुल बेसिक कंपोनेंट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम, ग्रेविटी, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इनके बारे में पता चलता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही कई सारे प्रोसेसेस के कारण बना हमारा अर्थ, हमारा सन, हमारा मून और बाकी सारे प्लैनेट। वीडियो के इतने पार्ट को देख के तो लगता है कि साइंस को अभी भी कई सारी चीजों को डिस्कवर करना बाकी है, बहुत सारी चीजों के एग्जिस्टेंस को ढूंढना बाकी है कि वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए एंड एक्चुअली में हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं हम, कहाँ जाने वाले हैं और ये सारी चीजें क्यों होती। बट अगर मैं आपको कहूँ कि बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो कि हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं यूनिवर्स के बारे में जिसके बारे में शायद साइंस को भी नहीं पता, जो कि सही है या गलत है वो आगे हमें रिसर्च करके पता चलेगा। बट अभी जितना इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बात करते हैं हिंदुइज्म की। अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूँ तो हमारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज यानी कि एंशिएंट वेदास, पुराणास एंड स्क्रिप्चर्स इतने सारे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि थ्योरी ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स भी बहुत सारी होंगी। उन्हीं में से एक हिंदुइज्म थ्योरी टेल्स अस कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वह एक मल्टीवर्स का पार्ट है। आई नो ये सुनने में ऐसा लगता है कि हम मार्वल की किसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लिखा है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। साइंस के अकॉर्डिंग ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक साथ कई सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उनके अकॉर्डिंग इन यूनिवर्सेस में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्स में मैं ऐसे बैठा हूँ, दूसरे यूनिवर्स में मैं सेम सूट कर रहा हूँ, सेम चीजें होंगी, पर मेरी शर्ट का कलर ब्लैक की जगह कुछ और होगा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस एंड यू हैव अ न्यू यूनिवर्स, दैट व्हाट साइंस इज। बट ये जो थ्योरी है मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस की, वो सारे साइंटिस्ट भी नहीं मानते। ओनली अ सर्टेन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इस थ्योरी को मानते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द मल्टीवर्स थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म, उनका मानना है हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वो सिर्फ एक अकेला प्रेजेंट यूनिवर्स नहीं है। इनफैक्ट हमारी ही तरह देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स जो बीतते वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय। तो इसी तरीके से हमारे यूनिवर्स का भी अंत होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है जो हमारे साथ बाकी यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी साथ ही में खत्म हो। सबका एक निर्धारित समय है और सब अपने अपने निर्धारित समय पे ही खत्म होंगे। बट अब आप ये बोलोगे मल्टीवर्स वगैरह तो ठीक, बट सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव, तो फिर भगवान की बातें क्यों नहीं कर रहे? हैज टू बी समवन हु इनिशिएटेड द ग्रैंड क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? एंड मे बी समवन जो इस मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करता हो, समवन हु लुक्स आफ्टर इट। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, लॉर्ड विष्णु इस मल्टीवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड उन्होंने इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस पूरे ब्रह्मांड के क्रिएशन से पहले भगवान विष्णु अपने बड़े से आदिशेषा सरपंच पर रेस्ट कर जब उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला। बट ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी की नाभि से इसी कमल के फूल का खिलना हमारे यूनिवर्स का स्टार्ट था, उसका जन्म था। इस यूनिवर्स के पूरी क्रिएशन के फाउंडेशन थे द हिंदू ट्रायड ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। महेश विच इज द अदर नेम फॉर द लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के नाभि से जो कमल खिला था उसमें ब्रह्मा जी बैठे पाए गए थे, क्योंकि इसी फूल के कारण हमारा यूनिवर्स बना। माना जाता है कि ब्रह्मा जी हमारे यूनिवर्स से क्रिएट, ब्रह्मा जी ने इसी कमल के फूल को 3 हिस्सों में बांटा और बनाया 3 लोकास, ऑल द 3 वर्ल्ड्स। स्वर्ग लोका द हेवन, जहाँ माना जाता है कि देवी देवता रहते हैं। भूलोका द यूनिवर्स, जहाँ सारी मटेरियलिस्टिक चीजें रहती हैं, जहाँ मैं और आप रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भूलोका इज द लोएस्ट प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। और फिर आता है पाताल लोक, द अंडरवर्ल्ड, जहाँ दानव, दैत्य और राक्षस रहते। इनफैक्ट एक थ्योरी ये भी मानती है कि आउट ऑफ लोनलीनेस ब्रह्मा जी ने अपने आप को 2 भागों में बांटा एंड फ्रॉम देयर केम द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर्स, यानी कि मेल और फीमेल। ऑल इन ऑल ब्रह्मा जी एक ऐसे यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि परमानेंट नहीं, टेम्परेरी है। सो जब इस यूनिवर्स का अंत होकर एक नए यूनिवर्स का जन्म होगा तो ब्रह्मा जी का भी अंत होकर एक नए ब्रह्मा भगवान का जन्म होगा। और जैसे जैसे नए यूनिवर्सेस क्रिएट होते हैं और वैसे वैसे हर यूनिवर्स के साथ एक नए क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा देवता का जन्म होगा। इसके बाद आते हैं भगवान विष्णु, जो कि इस पूरे यूनिवर्स का पालन पोषण करते हैं। He is considered a father like a figure of a body because he is the supreme Brahman. He is responsible for the restored dharma and maintain the balance of the entire cosmos. Lord Vishnu is the personification of entire eternal multiverse. तो multiverse में present सारी universes की continuation के लिए responsible है। Everything come into being from him and by him. He is eternity. And lastly comes the destroyer, the Lord Shiva. जैसे कि हमने पहले आपको बताया था, इस मल्टीवर्स में कई यूनिवर्सेस का अंत होता है और साथ ही साथ नए यूनिवर्स की शुरुआत भी। और हम तो अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा से ये सुनते आ रहे हैं कि बदलाव ही संसार का नियम। शिव जी भी वही काम करते हैं। जब भी किसी यूनिवर्स का अंत होता है तो शिव जी उसे डिस्ट्रॉय करते हैं इनटू नथिंगनेस, जिससे एक न्यू यूनिवर्स का जन्म हो सके। बट शिवास डिस्ट्रक्शन इज नॉट एब्रेटरी, इट्स सपोज्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव।
This is because he destroys in order to renew and regenerate the life form and facilitates the life form's evolution and modification. Through destruction, he facilitates the smooth transaction of things and even one universe to another. In the end, when we made sufficient progress and willing to become transformed into light and wisdom without any inner conflict, it destroys death itself. Since he is so vital to life and existence, it was synonymous with life and Shiva. That is, Shiva is existence or life और Sava is नॉन-एग्जिस्टेंस और डेथ। तो अब तक हमने ये देख लिया कि यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का साइंस और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हमारी हिंदुइज्म का क्या है, बट क्या इसके अंत के बारे में भी साइंस और रिलीजन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैच करती हैं? साइंस ये कहती है हमारी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था द बिग बैंग की वजह से, एंड जस्ट अपोजिट हमारे यूनिवर्स का अंत होगा द बिग क्रंच के कारण। और जैसे कि लाइट और डार्कनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही यूनिवर्स में भी लाइट के ही जस्ट अपोजिट कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल द डार्क एनर्जी, द डार्क मैटर। वैसे तो साइंटिस्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में ज्यादा डेटा तो इकट्ठा नहीं कर पाए, बट उनका ये मानना है कि यूनिवर्स में ज्यादातर हिस्सा ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ऑक्यूपाई करती है, एज हाई एज 80% ऑफ द एंटायर स्पेस। तो अब थ्योरी ये है कि जिस भी दिन अब हमारे यूनिवर्स का अंत होगा, ये डार्क एनर्जी, ये डार्क मैटर हमारी यूनिवर्स को एक ब्लैक होल के रूप में सक कर लेगा। एंड वंस अगेन कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिन, वन टाइनी हॉट एंड डेंस सिंगुलैरिटी। और यहीं से फिर से एक न्यू साइकिल शुरू हो जाए जिसमें कि एक नए यूनिवर्स का जन्म हो आउट ऑफ सिंगुलैरिटी। अब ये बस एक अजम्पशन है जिसे भी कुछ ही साइंटिस्ट मानते हैं आउट ऑफ दोस who believes in dark matter and dark energy. Now once again कई सारी और भी theories हैं that explains how the universe will end according to science, and the most popular theory that exists in the market is this one that we have just shared. Hinduism on the other hand seems to have the similar take like science about how the universe will end. जो Hinduism universe creation की theory हमने आपको बताई, उसमें हमें ये पता चला कि भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा मल्टीवर्स जो बिना किसी बिगिनिंग और बिना किसी एंड के एग्जिस्ट करता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जितने भी यूनिवर्स जन्म लेंगे या फिर खत्म होंगे, उन सारी यूनिवर्सेस का क्रिएशन डिपेंड्स ऑन लॉर्ड विष्णु, बिकॉज इट इज थ्रू हिम ऑल द यूनिवर्सेस टेक बर्थ एट फर्स्ट प्लेस थ्रू हिम। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म हर यूनिवर्स का लाइफ स्पैन होता है 1 महाकल्प, that is equal to 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स, और ये सेम टाइम स्पैन होता है लॉर्ड विष्णु के सांस। जब वो एक्सेल करते हैं तो हजारों यूनिवर्सेस का क्रिएशन होता है और साथ ही साथ क्रिएशन होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव का, यानी लॉर्ड ब्रह्मा का। जब वो इनहेल करते हैं तो ऑल द यूनिवर्सेस गेट सक्ड इनटू अ डार्क एनर्जी एंड द ब्रह्मा डाइज, विच साउंड सिमिलर टू द बिग क्रंच थ्योरी ऑफ साइंस एंड ऑफ कोर्स except the Brahma part. इसके अलावा हिंदुइज्म also says that the entire universe come to the end of the Brahma's life. और ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन होता है 100 साल। बट आप लोगों में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन 100 साल है तो यूनिवर्स तो कब का खत्म हो जाना है। बट गाइस वो भगवान है लॉर्ड ब्रह्मा, उनका 100 साल हमारे 100 साल से बहुत ज्यादा अलग है। 100 ब्रह्मा ईयर्स का कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी, तो उसे समझने के लिए पूरी अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन टू कट दैट एंटायर कैलकुलेशन शॉर्ट, 100 ब्रह्मा ईयर इज आल्सो इक्वल टू 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। और करेंटली हम 51st ब्रह्मा ईयर के फर्स्ट डे में जी रहे हैं, तो मतलब 49 ब्रह्मा ईयर्स अभी बाकी हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि अगर आपने ये मूवी इंटरस्टेलर देखी होगी, अगर आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पता होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि आपका जो समय बीतता है वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग तरीके से बीतता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ग्रेविटेशन पुल कितना ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ब्लैक होल के नजदीक होते हो तो वहाँ पे समय स्लो हो जाता है। हमारे अर्थ में जैसा समय है शायद वहाँ किसी और तरीके से समय बीत रहा होगा। इसका मतलब है डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ यू इन द यूनिवर्स, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स around you, depending upon how heavy the things are, depending on the gravitational pull, time will be the faster or slower to the time that passing in here in the earth. Isn't it sounding similar to the entire Brahma timing? क्योंकि वहाँ पे भी सिमिलर बात कही जा रही है कि 100 ब्रह्मा ईयर्स हमारे लिए 311.0 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर होगा। इट इज लाइक द ब्रह्मा लिव्स इन अ प्लैनेट जहाँ ग्रेविटेशनल पुल का खेल कुछ ऐसा है कि वहाँ टाइम वैसे चलता है कि वहाँ का 100 साल हमारे लिए ऐसे जा रहा है। अगर हम इन सारी चीजों को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है जिस चीज को आइंस्टाइन ने इतने समय बाद देखा वो चीज हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इतने पहले ही मेंशन थी। देयर इज समथिंग लाइक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये थी थ्योरी एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड रिलीजन। आई एम श्योर आप अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होंगे अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ये सारी चीजें कैसे आई, कैसे नहीं आई, क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। बट जिस तरीके से साइंस डेवलप कर रहा है आई एम श्योर साइंस के पास भी कुछ आंसर्स होंगे। एंड आई एम ऑल्सो श्योर हम जिस तरह अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को और ज्यादा पढ़ते जाएंगे हमारे पास और भी ज्यादा आंसर्स होंगे इन दोनों ही चीजों को एक साथ समझने का। बट द क्वेश्चन कम्स, साइंस आज जिन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है क्या वो एक्चुअली में हमारी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है? और जो एंशिएंट टेम्पल हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कई लोग ये भी मानते हैं उसे एंशिएंट एलियंस बना के गए और शायद उन्हीं एलियंस को हम भगवान मानते हैं। इन सारी चीजों को हम डिटेल में जानेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोस। तब तक के लिए बाय। सो ये वीडियो खत्म होती है और ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप चाहें तो उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस वीडियो के बारे में जिसके बारे में मैंने शुरू में डिस्कस किया था।
तो उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इंस्टा या फिर व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं और फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।